चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। इन दो टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। इससे इम्पोर्टेंट जो आपके क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम। रीट एग्ज़ाम के लिए इस चैनल पर आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। बायोलॉजी की प्लेलिस्ट जिसमें 33 वीडियोस अपलोड हैं, आप उनको देखिए। और ये रसायन विज्ञान की इससे पहले 7 से 8 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। ठीक है, आरबीएससी बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हीं को प्रिपेयर किया जाता है। जो आपकी 6 to 10 तक की जो बुक्स हैं उन्हीं में से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। सीक्वेंस में हम जो टॉपिक वाइज है आपको वीडियो में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड और जल की जब अभिक्रिया होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसमें आपको उत्पाद बताना है, कौन सा है उत्पाद। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि ये जो अभिक्रिया आपके सामने है इसमें उत्पाद क्या है। ऑप्शन आपके सामने है कैल्शियम ऑक्साइड, जल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर चूज करना है, आपको बताना है उत्पाद कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसमें जो उत्पाद आपका होता है ये है आंसर से आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसको बोलते हैं उत्पाद। कब बनता है उत्पाद? जब हमारे पास क्या होंगे, अभिकारक। तो रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ हमारे पास मेथड्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड आपको यही बताया जाता है कि तीर के निशान के बाईं ओर हमेशा क्रियाकारक या अभिकारक लिखे जाते हैं और इसके तीर के निशान के दाईं ओर हमेशा उत्पाद लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट लिखे जाते हैं। ठीक है भाई, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और कौन कौन से गुण होते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के? जब क्रियाकारक एक से ज़्यादा होते हैं तो इनके बीच में प्लस का साइन होता है, धनात्मक चिन्ह होता है। और अगर मान लो कोई अभिक्रिया ताप के द्वारा हो रही है या प्रकाशीय अभिक्रिया है या हम कहें उसके अंदर उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है या दाब की आवश्यकता पड़ती है, तो ये जो मैंने ताप, दाब, उत्प्रेरक है ना, इन सब का मैं जो नाम ले रहा हूँ इनको तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। ये नियम होते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। राइट आंसर इसका है से ऑप्शन। इसको बोलते हैं कि ये उत्पाद है हमारे लिए। ये है हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कह सकते हैं, बिना भुजा चूना है ये। इसकी जब जल से क्रिया होती है तो ये हो गया भुजा हुआ चूना, इसको बोलेंगे अपने भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण की सीमाएं हैं। आपको बताना है कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं कौन सी हैं। ठीक है, सीमाएं कह सकते हो या एक टाइप से अपने कहें कि रासायनिक समीकरण के दौरान अपने कमियां क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता की जानकारी नहीं मिलती। सेकंड ऑप्शन है अभिक्रिया उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय का ज्ञान नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन है थर्ड, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी, इसका ज्ञान नहीं होता। और नेक्स्ट है उपरोक्त सभी। तो आपको चूज़ करना है कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स हम कहें कि इसके अंदर हमें सांद्रता का ज्ञान नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता का नहीं पता चलता कि वो उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्माशोषी, इनका ज्ञान हमें नहीं होता। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सभी होगा। यानी कि ज्ञान नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि इनको जब हम अभिक्रिया में जब चिन्हों के द्वारा नहीं दर्शाते हैं, जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है, अगर वो चिन्ह हमारे पास नहीं है तो उस रासायनिक समीकरण की हम कह सकते हैं ये सीमाएं होती है कि उसके बारे में हमें ये चीज़ों का ज्ञान नहीं हो पाता। इसके अलावा हम कहें कि जो अभिक्रिया की पूर्णता, 10th क्लास में एक पॉइंट लिखा है सीमा के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया की पूर्णता का भी हमें ज्ञान नहीं होता कि वो अभिक्रिया कब पूर्ण होगी, उसको कितना समय लगेगा अभिक्रिया को कंप्लीट होने में। ठीक है, तो ये सारी सीमाएं थी जो आपकी 9th क्लास में आरबीएससी की जो 9th क्लास की बुक है उसमें दे रखी है, वहीं से मैंने इनको पुटअप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्क्रमणीयता को किससे दर्शाते हैं?
उत्क्रमणीयता को किससे दर्शाते हैं? साइन आपके सामने है, 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको देख के बताना है कि उत्क्रमणीयता के लिए कौन सा साइन होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये लास्ट द ऑप्शन इसका आंसर है। उत्क्रमणीयता मतलब जिसमें दोनों ही पूछ लें, एक तो उत्क्रमणीय और एक अनुत्क्रमणीय, दोनों के लिए एक सिंगल जो वर्ड आएगा इसको बोलेंगे उत्क्रमणीयता। तो इसको दर्शाने वाला चिन्ह कौन सा है? ये द ऑप्शन में है। जो ऊपर वाला सिंबल है ये वाला आधा, ये तो बताएगा कि अभिक्रिया कौन सी है, अग्र अभिक्रिया। और जो नीचे वाला साइन है ये वाला, ये होती है प्रतीप, यानी कि उल्टा चलने वाली अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाओं में अभिकारक एक बार उत्पाद में बदलते हैं और उत्पाद पुनः अभिकारक में होते हुए फिर से किस में बदलते हैं? उत्पाद बनाते हैं, यानी कि ये अभिक्रिया चलती रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं उत्क्रमणीयता। अभिकारक उत्पाद में बदलता है, उत्पाद पुनः अभिकारक बनकर वापस उत्पाद में बदल जाता है। तो इसके लिए जो साइन काम में आता है वो ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने है कि सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से करवाते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है और साथ में प्लस में 694.6 किलो जूल। किस प्रकार की अभिक्रिया आपको बताना है? ये जो अभिक्रिया और ये है इसमें आपके सामने ऊर्जा को भी दर्शाया हुआ है प्लस के साइन के साथ। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन आपके सामने ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय, आपको बताना होगा कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ध्यान रखना, इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है इस अभिक्रिया में, ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वो होती है जिनमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। और जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो हम कहते हैं कि तापमान, जो वातावरण का तापमान है उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। तो हम कहते हैं कि डेल्टा एच के मान में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, इस हिसाब से। और इसके साथ फ्रेंड्स इसका वैसे आंसर ये भी होगा ना, ये जो द ऑप्शन है ये भी हो चुका है, क्योंकि ये में जो मैंने ऑप्शन दे दिया अनुत्क्रमणीय, तो ये तो अनुत्क्रमणीय ही है। जो अभिक्रिया एक ही तरफ चलती है वो अनुत्क्रमणीय होती है। तो गलती से 2 ऑप्शन इसके अंदर बन चुके हैं, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट भी है। ऊष्माक्षेपी तो ये इस कारण है, ऊर्जा के कारण अपनी बात करते हैं। और अनुत्क्रमणीय किस कारण? क्योंकि इसमें ये एक ही साइड जा रही है, इसमें वापिस उत्पाद जो है अभिकारक में नहीं बदल रहा, इसलिए ये अनुत्क्रमणीय भी है। इसका राइट आंसर ए और द दोनों ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती तो क्या होता? ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। और इससे क्या होगा? वातावरण के तापमान में क्या होगी? कमी होगी। ठीक है ना, वातावरण के तापमान में कमी होती है। चलिए नेक्स्ट, अभिकारक व उत्पाद जब जलीय विलयन के रूप में होते हैं, अभिकारक व उत्पाद जब जलीय विलयन के रूप में होते हैं तो उससे दर्शाते हैं कौन से सिंबल से? एस मतलब सॉलिड, जी मतलब गैस, एल मतलब लिक्विड और ए क्यू का मतलब एक्वा। तो अभिकारक और उत्पाद जब जलीय विलयन के रूप में होते हैं तो इसे दर्शाते हैं एक्वा फॉर्म में, है ना। ए क्यू उसके ब्रैकेट में पैरों में लिखा जाता है इस हिसाब से, ए क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हेतु डेल्टा एच का मान होगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हेतु डेल्टा एच का मान होगा, क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको चूज़ करना होगा कि जब कोई अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो उसमें डेल्टा एच की वैल्यू किस में आएगी। तो इसका जो आपका आंसर है वो है फ्रेंड्स फर्स्ट वाला, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आएगी? क्या आएगी? नेगेटिव में आती है हमेशा। ठीक है, तो जब अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी तो इसमें डेल्टा एच का जो वैल्यू है वो होती है नेगेटिव, और जब होती है अभिक्रिया ऊष्माशोषी तो उसमें क्या होगा? डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो फ्रेंड्स एक जो पीछे क्वेश्चन आया था उसमें थोड़ा रॉन्ग हो गया, इसको ध्यान रखना कि यहाँ पे ये भी अभिक्रिया कैसी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी मैंने बताया था, तो इसलिए यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी फ्रेंड्स। क्या होगी? नेगेटिव होगी, पॉजिटिव नहीं होगी। इसको ध्यान रखना कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और यहाँ डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी वो होगी नेगेटिव में, ध्यान रखना इस बात का। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए क्या होता है? डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको दोबारा इसको रिपीट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है।
नहीं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। ये जो सिंबल दे रखे हैं इसके अकॉर्डिंग जो लिखा है इनके आगे, जैसे ये जो डेल्टा इसको बोलते हैं, तो ये ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया के लिए इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम अभिक्रिया में ताप की बात करते हैं तो ये सिंबल काम में आता है। वहीं नेक्स्ट लिखा है एच न्यू, इसके लिए हम ये जो वर्ड यूज़ करते हैं प्रकाशीय अपघटन, यानी कि जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसके लिए ये साइन लगता है। और नेक्स्ट लिखा है एटीएम, जो कि किसको दर्शा रहा है, तापमान को। और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, आपको बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। तो इसमें ये जो है ये सुमेलित नहीं है। एटीएम जो होता है तापमान को ना बताते हुए ये किसको बताता है, दाब को बताता होता है भाई, ठीक है। ये किसको बताता है, दाब को बताता है, इसलिए ये जो आपका सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, से। नेक्स्ट, ये थे रासायनिक समीकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन, और ये है नेक्स्ट टॉपिक हमारा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, और इसका ये पार्ट फर्स्ट है भाई, ठीक है। इसके बाद पार्ट सेकंड और पार्ट नेक्स्ट भी अपलोड होंगे। अभी क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट पड़े हैं। चलिए इसको देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्न में से संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया को कौन दर्शाता है। ये जो चार आपके सामने ऑप्शन है इनमें आपको देख के बताना है कि संयुग्मन या संयोजन की अभिक्रिया किस में हो रही है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, इनमें से कौन सा लगता है कि किसमें संयोजन अभिक्रिया होती है। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका राइट आंसर है वो है थर्ड वाला, संयोजन अभिक्रिया इसमें हो रही है कि हमारे पास कोई दो क्रिया कारक हैं ए और बी, ठीक है। ए और बी दो क्रिया कारक हैं, ये जब आपस में मिलते हैं अभिक्रिया होगी, जो उत्पाद बन गया तो ये आपस में मिल गए, यानी कि दो क्रिया कारकों से एक उत्पाद बन गया। तो जब दो क्रिया कारकों से एक उत्पाद बनता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया बोलते हैं। इसके अलावा ये जो है ये तो है विघटन अभिक्रिया, विघटन या जिसको अपघटन भी हम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो एक ही क्रिया कारक था ए बी, जो अभिक्रिया होने के बाद दो उत्पाद बन गए ए और बी में, अलग अलग ये टूट गए, और टूटना जो होती है ये किस प्रकार की अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया होती है। वैसे ही फर्स्ट में बात करें, ए बी जब अभिक्रिया करेगा सी के साथ, तो ए जो है वो सी के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने अभिक्रिया की है, और ये जो बी है ये अलग हो गया। तो यहाँ ये जो अभिक्रिया को शो कर रहा है ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है, फर्स्ट वाली विस्थापन अभिक्रिया है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपसे संयुग्मन के बारे में पूछा था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन से होगा। नेक्स्ट, निम्न में से वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन आपके सामने है, देख के बताइए कि वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें आपको आंसर दिख रहा होगा, ये जो बे ऑप्शन है ये सही है, ठीक है। ये वाला ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें एक क्रिया कारक है जो अभिक्रिया होने के बाद दो उत्पादों में टूट गया, और टूटना या विघटन होना यही हमारी वियोजन या विघटन या अपघटन अभिक्रिया होती है। इसके अलावा ये जो फर्स्ट है ये संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। यहाँ से ऑप्शन में आप देखिए, ये जो एफ ई है ये कॉपर को विस्थापित कर रहा है, और खुद यहाँ पे आ गया और कॉपर अलग हो चुका है। विस्थापित करना मतलब कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ये तो है एकल विस्थापन, क्योंकि एक तत्व दूसरे तत्व को हटा रहा है। और इसी ऑप्शन में देखो दय में क्या है, इसमें जो है AgCl और KNO3 दो यानी कि तत्वों का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। स ऑप्शन तो है एकल विस्थापन के लिए, और जो द ऑप्शन है ये है द्विविस्थापन के लिए। लेकिन आपसे क्वेश्चन था कि वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो राइट आंसर क्या होगा, ब इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से अपघटनीय अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अपघटनीय अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा अपघटनीय अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स। क्योंकि देखो दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनता है, तो ये तो संयोजन अभिक्रिया होगी। पूछा आपसे अपघटन अभिक्रिया के बारे में था, तो ये तो तीनों कौन सी हैं, ए ब और द, ये तो हैं वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण, अपघटनीय अभिक्रिया के उदाहरण। लेकिन स ऑप्शन किसका है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्न में से कैल्शियम को प्रतिस्थापित कर सकता है। इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम को प्रतिस्थापित कर सकता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक या फेरस, या इसको फेरम बोलते हैं अपने। इनमें से कौन है जो कैल्शियम को प्रतिस्थापित कर सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका फ्रेंड्स ये जो है के,
पोटेशियम जिसको हम बोलते हैं, इसका लैटिन नाम होता है कैलियम, तो इसका प्रतीक के हो गया। तो ये जो है कैल्शियम को प्रतिस्थापित कर सकता है, ये तीनों नहीं कर सकते। कारण क्या है? क्रियाशीलता का क्रम अपने पढ़ते हैं 10th क्लास में, वहाँ से मैंने क्वेश्चन को पुट किया है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम कौन सा है? बढ़ता क्रम आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको चूज करना होगा। ऑप्शन आप रीड कर लीजिए। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ए नहीं होगा, बै भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर है से। ये है अभिक्रिया का या क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। और ये आज था हमारा टॉपिक रासायनिक समीकरण के बारे में, और रासायनिक अभिक्रिया का पार्ट फर्स्ट है। होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।